हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। थर्मल इंजीनियरिंग के पिछले वीडियो में हमने हीट और वर्क समझ लिया है कि हीट और वर्क क्या होता है। ठीक है, अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे साइन कन्वेंशन। हीट और वर्क के लिए साइन कन्वेंशन क्या है, क्योंकि इनका साइन कन्वेंशन भी डिसाइडेड है कि पॉजिटिव या नेगेटिव लेना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन हीट ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग की ओर हो रहा है या सराउंडिंग से सिस्टम की ओर हो रहा है। ठीक है ना, यानी वर्क ट्रांसफर चाहे हीट ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर सिस्टम के अंदर हो रहा है, बाहर सराउंडिंग से सिस्टम में या सिस्टम से सराउंडिंग की ओर, उस पर डिपेंड करता है कि उसका साइन कन्वेंशन भी है। अब साइन कन्वेंशन सबका अलग अलग है, मतलब कोई अपने हिसाब से चुन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी साइन कन्वेंशन ले सकते हैं कि मतलब हम सिस्टम को जब ऊष्मा दे रहे हैं तो पॉजिटिव ले रहे हैं, या फिर सिस्टम को जब ऊष्मा दे रहे हैं तो हम उसको नेगेटिव ले रहे हैं। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ें हैं, लिखी हुई हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, सबकी अपनी चॉइस है। इस साइन कन्वेंशन को अपने हिसाब से मानने से कहीं कोई रूल चेंज नहीं होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हम लोग का जो साइन कन्वेंशन रहेगा, जो डिप्लोमा में चलता है, ठीक है ना, यहाँ तक कि बीटेक में भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारे कॉलेजेस में चलता है, वो रहेगा ये क्या है। पहले तो हम ये देख रहे हैं कि साइन कन्वेंशन फॉर हीट एंड वर्क। ठीक है, यानी कि साइन हम देख रहे हैं कि हीट और वर्क के लिए हम क्या साइन लेंगे, चूज करेंगे। ठीक है ना, तो हम जो लेते हैं, हमारे लिए जो साइन कन्वेंशन है वो ये है कि अगर किसी सिस्टम को, देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं और फिर समझा दे रहे हैं कैसे आप याद रखेंगे। तो सिस्टम को दी गई ऊष्मा यानी कि हीट, अगर हीट दिया जा रहा है सिस्टम को तो हम लेंगे पॉजिटिव, वो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, थोड़ा इधर लिखते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, हमारा साइन कन्वेंशन क्या है कि सिस्टम को दी गई ऊष्मा यानी कि हीट अगर दिया जा रहा है तो हमारे लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यानी सिस्टम को अगर हीट देंगे तो पॉजिटिव होगा। तो वर्क कैसे पॉजिटिव होगा, तो सिस्टम द्वारा किया गया कार्य, सिस्टम द्वारा, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम द्वारा किया गया कार्य, वर्क जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब तीसरा चीज, नेगेटिव कब होता है, तो सिस्टम द्वारा ली गई ऊष्मा, सिस्टम द्वारा, सिस्टम से ली गई ऊष्मा, सिस्टम द्वारा नहीं, यानी कि सिस्टम से हम ऊष्मा ले रहे हैं बाहर सराउंडिंग की ओर। ठीक है ना, यहाँ पर सिस्टम को दिया जा रहा है, यहाँ सिस्टम से लिया जा रहा है, सिस्टम से बाहर सराउंडिंग की ओर जा रहा है, तो उस समय हीट क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद सिस्टम पर किया गया कार्य, यानी वर्क डन अपॉन द सिस्टम, ये क्या हमारा रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आप सिस्टम को ऊष्मा दे रहे हैं तो सिस्टम भी काम कर रहा है, यानी अच्छे काम का अच्छा नतीजा। ठीक है, और सिस्टम द्वारा ली गई ऊष्मा, यानी सिस्टम से आप ऊष्मा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिस्टम पर काम करना पड़ेगा, यानी सिस्टम पर किया गया कार्य, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठीक है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। अब और एक और तरीका है कैसे इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं। समझिए कि मान लीजिए यहाँ पे एक सिस्टम है हमारे लिए, सिलेंडर पिस्टन में एक गैस है।
ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको उष्मा दे रहे हैं बाहर से, सराउंडिंग से आप क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो जब आप इसको उष्मा देंगे और इसको मान लीजिए हम फ्री छोड़े हुए हैं, मतलब बाहर से बस वायुमंडलीय दाब लग रहा है ऊपर से, तो क्या हो रहा है, वायुमंडलीय दाब के विरुद्ध क्या होगा, जब इसका जो है इसका तापमान बढ़ेगा, इसमें जब हम हीट ट्रांसफर करेंगे तो तापमान बढ़ेगा, तो जब तापमान बढ़ेगा तो इसका विस्थापन होगा। तो जब बाउंड्री में विस्थापन होगा तो काम कर रहा है ना, कौन काम कर रहा है, खुद सिस्टम ही काम कर रहा है, बाहर से आप नहीं लगा रहे हैं कुछ। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जब हीट आप सप्लाई कर रहे हैं तो वर्क खुद दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो यहाँ पे हीट जो सप्लाई किया जा रहा है ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो वर्क मिल रहा है हमारा, वर्क ये खुद कर रहा है, वो भी पॉजिटिव है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि आप जो है क्या करते हैं, इसकी सिस्टम को आप क्या करते हैं, सिस्टम को हीट ट्रांसफर करते हैं, यानी कि जब सिस्टम को हीट देते हैं तो वो क्या करता है, विस्थापन होता है उसके पिस्टन सिलेंडर, ऐसे मान के समझ सकते हैं। तो उससे विस्थापन होता है तो खुद सिस्टम क्या रहा है, विस्थापित, उसके अगेंस्ट विस्थापित हो रहा है, तो खुद काम कर रहा है, ठीक है ना। अगर इसका आयतन घटता तो इस पर काम किया जाता, इसका आयतन बढ़ रहा है यानी सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया पॉजिटिव और ये भी हो गया पॉजिटिव। अब दूसरा चीज क्या हो गया कि आप चाहते हैं कि सिस्टम से कुछ उष्मा हम ले बाहर, ठीक है ना, आप चाहते हैं कि उष्मा बाहर ले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इसमें से हम उष्मा बाहर निकालना चाहते हैं तो इसके अपोजिट काम होगा। तो बाहर निकालने के लिए हमको वर्क देना पड़ेगा, वर्क इन करना पड़ेगा, और वर्क इन करने के लिए क्या हो गया, वर्क इन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तब जाके यहाँ से हीट आउट होगा, यानी हीट बाहर होगा, तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ऐसे आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका साइन कन्वेंशन हीट और वर्क के लिए। और हीट और वर्क बहुत अच्छे से हमने पिछले वीडियो में बताया है, बहुत डिटेल में अच्छे से, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हीट एंड वर्क, और हीट एंड वर्क का क्या हो गया, ये साइन कन्वेंशन हो गया। ये साइन कन्वेंशन याद रखना है क्योंकि सवाल लगाते वक्त काम आएगा। अब जो है, या फिर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ोगे जब आगे के चैप्टर्स में, तो वहाँ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में भी काम आएगा ये साइन कन्वेंशन, ठीक है। और पिछली बार एग्जाम में पूछा भी था स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। तो अब भले ही सिलेबस में ये न लिखा हो, लेकिन जरूरी है पढ़ना भाई, नहीं पढ़ोगे तो फिर काम ही नहीं चलेगा। अच्छा, अब जो है हम लोग क्या देखते हैं, हीट ट्रांसफर के तरीकों के बारे में देखते हैं। मीन्स कितने तरह से हीट ट्रांसफर होता है, यानी उष्मा स्थानांतरण कितने तरह से। तो एक होता है सेंसिबल, ठीक है, और एक होता है लेटेंट, ठीक है। तो एक होता है सेंसिबल, दूसरा होता है लेटेंट। अब सेंसिबल हीट ट्रांसफर कैसे होता है, इसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं Q = mc डेल्टा T। यानी अगर Q हीट ट्रांसफर हो रहा है तो ये इस फार्मूले से दिया जाएगा, ठीक है ना। जहाँ पे m क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है, m क्या है, द्रव्यमान है सिस्टम का, c क्या है, सिस्टम का स्पेसिफिक हीट है यानी विशिष्ट उष्मा है, और डेल्टा T है तापांतर। यानी कि इस केस में क्या होता है, तापांतर होता है, यानी तापमान में चेंज होता है। अगर सिस्टम को आप उष्मा देंगे, सेंसिबल हीटिंग करेंगे, सेंसिबल हीटिंग में अगर आप सिस्टम को दे रहे हैं तो सिस्टम का तापमान बढ़ेगा, अगर सिस्टम से उष्मा निकाल रहे हैं तो सिस्टम का तापमान घटेगा, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं तब सेंसिबल हीटिंग, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीटिंग या फिर सेंसिबल कूलिंग। मीन्स सेंसिबल या तो हीट हो रहा है या फिर कूल हो रहा है, मीन्स हीट ट्रांसफर हो रहा है जो हीट कर रहा है या फिर कूल कर रहा है, ठीक है। इसमें कोई फेज चेंज नहीं होता है, नो फेज चेंज। यानी फेज चेंज का मतलब द्रव से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में नहीं बदलता, कोई भी फेज चेंज नहीं होता, चाहे उल्टा समझिए,
लिक्विड से सॉलिड बदलना या फिर गैस से लिक्विड बदलना, वो सब नहीं होता, लेकिन इसमें होता है, ये होता है। लेटेंट हीट ट्रांसफर में क्या होता है, लेटेंट हीट ट्रांसफर को हम किससे देते हैं, Q = ml फार्मूले से देते हैं, है ना। जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बता दें, जहाँ पे आप लिख लेंगे, लिखना होगा किसी कोने में, m = मास ऑफ द सिस्टम, C क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं हिंदी में, तो सिस्टम की विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है ना। और डेल्टा T क्या है, तापांतर है, टेम्परेचर डिफरेंस, इंग्लिश में लिखेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस और हिंदी में लिखेंगे तापांतर, ठीक है, ये होता है। तो इसी को स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, क्योंकि अभी स्पेसिफिक हीट तब हम लोग इसी को स्पेसिफिक हीट कहते हैं। स्पेसिफिक हीट का यहाँ से क्या बन जाएगा, एक डिफिनीशन बन जाएगा, उसको पढ़ लेंगे, फिर उसका यूनिट पढ़ लेंगे, फिर स्पेसिफिक सॉलिड के लिए लिक्विड के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी बात करते हैं, तो इसकी बात करते हैं तो लेटेंट हीट Q = ml में यहाँ पे m भी मास है और ये L जो होता है ये कहलाता है लेटेंट हीट, हिंदी में इसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा, ठीक है। लेटेंट हीट को गुप्त ऊष्मा, सेंसिबल को बोलते हैं ज्ञेय ऊष्मा, क्या बोलते हैं, ज्ञेय ऊष्मा, ठीक है। तो ये होता है, और Q जो है हीट ट्रांसफर, ये M जो है द्रव्यमान है, L जो है क्या है, लेटेंट हीट है, ठीक है। अब देखिए, अब जो है हम लोग पढ़ लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ठीक है, और इसका यूनिट क्या है। तो यहीं पे बता देते हैं, मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो अब स्पेसिफिक हीट का अगर यहाँ से फार्मूला बनाएं तो क्या होगा, C = होगा Q/m डेल्टा T, होगा कि नहीं। तो हम स्पेसिफिक हीट का परिभाषा इस तरह देते हैं कि किसी निकाय के 1 kg द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा उस निकाय के लिए स्पेसिफिक हीट कहलाता है, ठीक है ना। तो कोई निकाय है या फिर कोई पदार्थ भी आप कह सकते हैं, कोई पदार्थ है, उसके 1 kg द्रव्यमान का, ठीक है ना, या एकांक द्रव्यमान का तापांतर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना चाहते हैं। 1 kg यहाँ पे भी हो सकता है, एक ग्राम भी हो सकता है, यूनिट में ग्राम भी आ सकता है। तो आप ऐसे कहिए, एकांक द्रव्यमान का तापांतर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए ऊष्मा दी जाती है, ठीक है ना। अगर घटाना होगा तो ऊष्मा ली जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कहते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, यानी विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं उस पदार्थ का या फिर उस निकाय का, ठीक है। तो ऐसे परिभाषा आप लोग लिख लेंगे। अब इसका हम लोग यूनिट देखते हैं। यह है स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा, हिंदी में विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का यूनिट देखते हैं, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक, यानी यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। ये क्या होता है, यहाँ से देखिए, इसका Q का क्या होगा, कैलोरी, या तो कैलोरी कह सकते हैं, जो पुराने समय में यूज होता था, ठीक है ना। देखो ये कैलोरी कब यूज होता था, जब जूल हमको नहीं पता था, मीन्स हमको नहीं पता था जूल भी हीट का यूनिट हो सकता है, हीट ट्रांसफर का। और उस समय हमको पता भी नहीं था कि एक्चुअल में हीट ट्रांसफर भी एक तरह का वर्क ट्रांसफर की तरह है। वर्क ट्रांसफर तो हमको पता था, लेकिन हीट ट्रांसफर नहीं पता था। तो बाद में पता चला कि हीट ट्रांसफर भी भाई उसी की तरह जैसे वर्क ट्रांसफर है, ठीक है। तो इस वजह से उस समय जब नहीं पता था, उस समय देखो हीट क्या जाना जाता था कि एक फ्लूइड होता है, एक तरह का फ्लूइड होता है जो एक पदार्थ से, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में जाता है, जब दोनों को कांटेक्ट में लाया जाता है, ऐसा कुछ माना जाता था। क्या ऐसा होता है हीट ट्रांसफर? नहीं,
हीट ट्रांसफर तो कई तरीके से आज के समय में सबको पता है, बाई कंडक्शन होता है, बाई कन्वेक्शन होता है, बाई रेडिएशन होता है। और टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो होता है एनर्जी ट्रांसफर होता है। दो चीज़ों में अगर दो चीज़ें पास पास में हैं और उनके बीच कोई टेम्परेचर डिफरेंस है तो एनर्जी ट्रांसफर होगा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं, उस एनर्जी ट्रांसफर को हीट बोलते हैं। लेकिन उस समय क्या था कि कोई कैलोरीफिक फ्लूइड है, कैलोरी उसको बोलते थे उस समय, इसीलिए नाम पड़ा कैलोरी, कैलोरिक बोलते थे, कैलोरिक, इसीलिए नाम पड़ा, यूनिट क्या पड़ा कैलोरी। और ये बाद में जो है पूरी तरह से ये एक कॉन्सेप्ट ही था, हीट का पूरा कॉन्सेप्ट ही था जिसको कैलोरिक कॉन्सेप्ट भी कहते थे, ठीक है। तो ये जो इसलिए उस समय कैलोरी होता था, ठीक है ना। तो बाद में हम लोगों को पता चल गया कि कैलोरी कुछ नहीं है, ठीक है। उसी का इक्विवेलेंस हमने निकाल लिया कि जूल में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ से यूज होने लगा, यूनिट जो यूज होने लगा वो होने लगा कौन सा, जूल। तब जो है, तब से जो है जूल का यूनिट आया। लेकिन कैलोरी क्योंकि पहले से है तो इसको पढ़ा जाता है, तो कैलोरी और एम का क्या हो जाएगा, ग्राम, मान लीजिए यहाँ पे ग्राम ले रहे हैं, और डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, या फिर किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो यही है यूनिट, या फिर जूल ले लीजिए, या फिर जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर किलो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, किलो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए ये जरूरी नहीं है यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड हो, यहाँ पे डिग्री केल्विन भी हो सकता है, ठीक है। तो आप चाहें तो हर जगह केल्विन भी लिख सकते हैं, बदल सकते हैं, आपको नोट्स में मिल जाएगा अगर कोई दिक्कत हो रहा है आपको लिखने में तो, ठीक है ना। यहाँ पे केल्विन 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 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तापांतर को ही दिखाया जा रहा है। तो तापांतर चाहे वो डिग्री सेंटीग्रेड में हो चाहे डिग्री केल्विन में हो, सॉरी केल्विन में हो, दोनों का सेम ही होता है, ठीक है ना। यानी 1 डिग्री अंतर की बात कर रहे हैं, बस 1 डिग्री जो अंतर डिग्री सेंटीग्रेड में होता है वही अंतर 1 डिग्री केल्विन स्केल पर भी होता है। तो अंतर में कोई डिफरेंस नहीं है, बस उनके मान में डिफरेंस है, एब्सोल्यूट मानों में, ठीक है। तो ये विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक हो गया। अब बता दें कि अच्छा आप आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे नहीं बताएंगे और आगे इसको मिटा देते हैं तब बता दें। अब देखो, अब जो है हम लोग क्या देखते हैं, सी का जो है अलग अलग प्रोसेसेस के लिए पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसलिए हम बता रहे हैं कि सी जो है Q बाई आपका क्या है m डेल्टा टी। तो अगर कहें फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल क्या है, इसको बोलते हैं समतापी प्रक्रम। तो कोई अगर समतापी प्रक्रम है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रक्रम है यानी आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो उस कंडीशन में देखो आइसोथर्मल का मतलब होता है ताप में कोई अंतर, ऐसा प्रोसेस जिसमें पूरे प्रोसेस के दौरान ताप जो है एक जैसा रहता है, यानी ताप समान रहता है, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो पूरे प्रोसेस के दौरान 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। तो उस कंडीशन में डेल्टा टी क्या होगा, तापांतर 0 होगा, क्योंकि डेल्टा टी क्या है, शुरू हुआ स्टेट 1 से लेकर स्टेट 2 तक है ना। ऐसे प्रोसेस हो रहा है, कोई प्रोसेस हो रहा है तो 1 से और 2 पर, अब यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा टी जो होगा वो T2 माइनस T1 होगा। लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि T1 और T2 दोनों बराबर हैं, तो T1 और T2 जब बराबर होंगे तो डेल्टा टी क्या होगा, 0 होगा,
ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब आइसोथर्मल प्रोसेस ये सब प्रोसेस जो है आगे पढ़ाएंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में पूरे डिटेल में, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मेनली पूछा जाता है, तो बता दे रहे हैं। तो डेल्टा टी जीरो है, तो डेल्टा टी अगर जीरो होगा तो बताओ जीरो से कोई डिवाइड हो रहा है तो जीरो से डिवीजन क्या होगा, इन्फिनिटी की ओर अग्रसर होता है। एज ए सेंस हम मान सकते हैं कि इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे जीरो आ जा रहा है ना, तो एक्चुअली में जीरो से डिवीजन कहीं होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे सी जो होगा इन्फिनिटी हम मान सकते हैं, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट हो गया, यानी समतापी प्रक्रम के लिए जो ये होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सी कितना होगा, इनफाइनाइट के बराबर होगा। अगर कोई प्रोसेस जो हो रहा है, मान लो एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस, उसके लिए क्या होता है, तो देखो एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, एडियाबेटिक प्रोसेस में जो है ना डेल्टा क्यू जीरो होता है, मीन्स डेल्टा क्यू नहीं करते हैं, हीट ट्रांसफर जीरो होता है, डेल्टा क्यू ऐसे नहीं लिखा जाएगा। एक आपको नोट्स में मिलेगा तो उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। अपने लिखिएगा तो उसको डेल्टा हटा दीजिएगा, डेल्टा नहीं लिखा जाता, ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा, ये डेल्टा, वो डेल्टा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसलिए क्यू जो हो गया यहाँ पे जीरो हो गया, यानी हीट ट्रांसफर ही क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसके केस में जीरो अपान एम डेल्टा टी, यानी कि ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो स्पेसिफिक हीट का मान जो होता है ना, वो किसी भी सब्सटेंस के लिए, गैसेज के लिए या फिर कोई भी सब्सटेंस के लिए, वो कहाँ से कहाँ रेंज क्या होता है, जीरो से इन्फिनिटी तक वेरी करता है, यानी इसके बीच में हो सकता है। तो यही पूछता है कि स्पेसिफिक हीट का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो देखो ना, सबसे कम क्या है, जीरो से, सॉरी यहाँ जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक वेरी कर सकता है, ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट। अब देखिए यहाँ पे अब जो स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट जो है, अब ये स्पेसिफिक हीट एक्चुअली में क्या होता है, तो स्पेसिफिक हीट गैसेज के लिए और लिक्विड और सॉलिड्स के लिए अलग अलग तरह से डिफाइंड है। इसी स्पेसिफिक हीट को जो गैसेज है, गैसेज के लिए, सॉरी गैसेज यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं सॉलिड एंड लिक्विड्स के लिए ओनली वन स्पेसिफिक हीट, यानी कि सॉलिड्स के लिए, सॉलिड और लिक्विड के लिए स्पेसिफिक हीट केवल एक होता है, एक स्पेसिफिक हीट होता है। लेकिन गैसेज के लिए टू स्पेसिफिक हीट्स होते हैं, दो स्पेसिफिक हीट होते हैं, और इनको बोला जाता है Cp और Cv। क्या बोला जाता है, Cp और Cv, ठीक है। उधर ही चले जा रहे हैं, देखो यहाँ पे लिख देते हैं Cp और Cv होते हैं। अच्छा Cp क्या होता है, तो Cp जो होता है ये होता है स्पेसिफिक हीट, सॉरी, एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हिंदी में क्या बोलेंगे, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। देखो ऐसा क्यों कहा जा रहा है अभी बता रहे हैं। और Cv स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। होता क्या है एक्चुअली में, जब हम हीट ट्रांसफर करते हैं गैसेज में, देखिए यहाँ पर जब हम हीट ट्रांसफर करेंगे, कोई सॉलिड है या लिक्विड है, तो उसके आयतन में न तो परिवर्तन होगा, न तो उसके दाब में परिवर्तन होगा, ठीक है ना। अगर बाहर से दाब न लगाएं तो, ठीक है, न तो उसके आयतन में परिवर्तन हो, न उसके दाब में। सॉलिड और लिक्विड रहेगा तब। लेकिन गैसेज में क्या होता है कि मान लीजिए एक ऐसे बर्तन है,
ठीक है। और ऐसे ऐसे फ्री है, केवल बाहर से जो लग रहा है वो वायुमंडलीय दाब लग रहा है। क्या लग रहा है? वायुमंडलीय दाब P एटमॉस्फेरिक, ठीक है। और एक ऐसे बर्तन है पूरा बंद है, क्लोज्ड है, ठीक है, दोनों में गैस भरा हुआ है। इसमें भी ये हमारा सिस्टम है, इसमें भी गैस भरा हुआ है। अब जब यहाँ पे हीट ट्रांसफर करेंगे, यानी यहाँ पे मान लो हम बर्नर से हीटिंग करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर भी हम लोग हीटिंग करते हैं, ठीक है, हीट ट्रांसफर जब देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आयतन स्थिर है गैस का, तो यहाँ पे देखो जब जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, ये पढ़ते हैं ना, ठीक है, हम लोग पढ़े हैं पीछे भी। मान लो कि आइडियल गैस है, अज्यूम कर सकते हैं, मान लो एयर है, एयर एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, तो ये PV अपॉन T इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो V जो है हमने बता दिया कांस्टेंट, क्योंकि V बदलने वाला नहीं है, तो P जो हो गया क्या हो गया, ये सभी कांस्टेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, यानी टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो इसका यानी गैस को जब हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं, तो दाब भी बढ़ेगा कि नहीं, ठीक है, यानी दाब में परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, ऊपर सॉलिड और लिक्विड में कोई दोनों में परिवर्तन नहीं हो रहा था, इसमें क्या होगा कि दोनों पैरामीटर में किसी में परिवर्तन। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब बाहर से जो है स्थिर नहीं है, बस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो जब इसमें हीट ट्रांसफर करेंगे तो ये पिस्टन क्या होगा, ऊपर जाएगा, पिस्टन विस्थापित होगा, तो पिस्टन जब विस्थापित होगा तो इसका क्या बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, ठीक है। इसका दाब तो नियत रहेगा लेकिन आयतन बढ़ेगा, तो इसको हम बोलते हैं, यानी इस गैस का अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाएं, अब देखो वही चीज है, Cp भी वही फार्मूला है, ये मत समझना कोई अलग से फार्मूला आएगा, Cp भी जो C के लिए था वही है, बस Cp जो हो गया ऐसे लिखा जाएगा, और Q बाई m डेल्टा T तब भी है, और Cv भी क्या है, Q बाई m डेल्टा T है, बशर्ते ये Q किस पर दिया गया है, कांस्टेंट प्रेशर पर दिया गया है, ये जो हीट ट्रांसफर किया गया है किस पर, स्थिर दाब पर किया गया है, ठीक है ना, यानी Q जो हो गया कांस्टेंट प्रेशर पे किया गया है, और ये Q जो किया गया वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया गया है, यानी स्थिर आयतन पे किया गया है, ये बस ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे स्थिर क्या है, दाब है, स्थिर दाब पर हीट ट्रांसफर दे रहे हैं, तो देखो अब क्या है, मान लो Q हीट ट्रांसफर दिया, एकांक द्रव्यमान है, और एकांक 1 डिग्री से तापमान बढ़ाने के लिए जो हीट ट्रांसफर करते हैं स्थिर दाब पर, उसे बोलते हैं स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। यानी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि स्थिर दाब पर किसी गैस का किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा, स्थिर दाब पर पहले बोल दिए, ध्यान दीजिएगा, दी गई ऊष्मा क्या कहलाता है, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है, ठीक है ना। और उसी तरह से Cv क्या हो गया कि स्थिर आयतन पर एकांक द्रव्यमान के गैस का तापमान एकांक डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए, एकांक डिग्री सेंटीग्रेड, एकांक डिग्री का, एकांक डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन पर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एकांक तापमान, एकांक गैस का द्रव्यमान, एकांक गैस के द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए दिया गया ऊष्मा क्या कहलाता है, Cv कहलाता है, ठीक है ना। यानी Cv को क्या बोलते हैं, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं Cp और Cv, ठीक है। तो ये दोनों भी आपके मतलब सिलेबस में है, ये दोनों पूछा जा सकता है आपके एग्जाम से, तो ये आप दिखा के बना के बता सकते हैं। यहाँ पे क्या है, Cp कांस्टेंट है, सॉरी यहाँ पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या है, आयतन कांस्टेंट है। तो इसमें जो हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है ना, मतलब इस तरह से हम मेजर क्या कर पाएंगे, ये मेजर कर पाएंगे, और इस तरह से हम क्या मेजर कर पाएंगे, ये मेजर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसके क्या होते हैं, गैस के लिए 2 विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं, ठीक है। और इनका भी यूनिट वही है जो पहले का यूनिट था, जो सी के लिए यूनिट था, ठीक है ना, जो अभी पहले बताएं, ठीक। तो ध्यान देना, सॉलिड और लिक्विड के लिए केवल एक स्पेसिफिक हीट होता है,
और लिक्विड और सॉरी गैसेज के लिए दो स्पेसिफिक हीट, एक Cp और एक Cv, एक स्थिर दाब पर यानी कांस्टेंट प्रेशर पर विशिष्ट ऊष्मा और एक स्थिर आयतन पर। अच्छा, अब जो है अब देखिए वाटर के लिए अगर C पूछा जाए आपसे यानी स्पेसिफिक हीट, तो वाटर के लिए होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, या फिर 1 किलो कैलोरी अपान केजी डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये कैलोरी पर ग्राम ऐसे लिख सकते हो, मिल जाएगा तो मत समझना कि कोई ऐसे है, किलो कैलोरी अपान पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे भी लिखा यूनिट मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, अब बच रहा है लेटेंट हीट, वो है वो बता देते हैं लेटेंट हीट फाइनली। तो L इजिक्वल टू क्या था, Q/m था ना। तो एकांक द्रव्यमान के गैस का तापमान, सॉरी तापमान नहीं, एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को, ठीक है ना, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए जितना ऊष्मा की जरूरत होती है वो कहलाता है हमारा लेटेंट हीट कहलाता है, ठीक है ना। अब लेटेंट हीट का यूनिट क्या है, वही है, यहाँ पे आप चाहे लिखिए यूनिट जो है इसका कई यूनिट हो जाएंगे, चाहे कैलोरी पर ग्राम कहिए या फिर किलो कैलोरी पर केजी कहिए, ठीक है, या फिर जूल पर ग्राम कहिए या फिर जूल पर केजी कहिए, किलो जूल पर केजी, सॉरी किलो जूल रहेगा, ठीक है ना। तो ये सभी यूनिट हो जाएंगे इसके, ठीक है। अब देखिए वाटर के लिए C बताए हैं, अब ये इसके लिए भी होता है, एक जो होता है देखिए ये LF होता है एक, और एक होता है LV। LF क्या होता है, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको बोलते हैं हिंदी में गलन की गुप्त ऊष्मा, और इसका मान पानी के लिए 80 कैलोरी पर ग्राम होता है या फिर 80 किलो कैलोरी पर केजी होता है। अगर जूल में वही लिखेंगे तो 335 जूल पर ग्राम होगा या फिर 335 किलो जूल पर केजी होगा, ठीक है ना। तो ये लिख लेना अपना। और LV क्या है, लेटेंट हीट। देखो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का क्या मतलब है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब पानी का अवस्था परिवर्तन दो जगह ना होता है। एक जगह जब ठोस है यानी बर्फ है, बर्फ से द्रव में आ रहा है तो उस कंडीशन में ये है, या फिर द्रव से बर्फ बन रहा है, ठोस में बदल रहा है, द्रव से ठोस में बदल रहा है, तब भी यही LF लगेगा, ठीक है ना। यानी जब पानी और ठोस और द्रव के बीच में जब फेज चेंज होगा, चाहे एक से दूसरे में, दूसरे से पहले में, तो LF लगेगा, ठीक है। और लेटेंट हीट आप इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसको बोलते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इसका जो वैल्यू होता है तो 540 कैलोरी पर ग्राम या फिर 540 किलो कैलोरी पर केजी। देखो जब यहाँ भी किलो हो रहा है तो यहाँ भी किलो हो जा रहा है, ठीक है ना, इसीलिए उतना उतना रह जा रहा है, समझना इस बात को, क्योंकि यहाँ भी 1000 का गुणा होगा, यहाँ भी नीचे भी 1000 का, 1000 से 1000 कट गया। और ये होता है लगभग 2257, ठीक है, जूल पर ग्राम, ठीक है, या फिर
2257 ही किलो जूल पर ग्राम। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। करेक्ट है, 2257 ही होगा। तो 2257 जूल पर ग्राम या फिर 2257 किलो जूल पर केजी, ये होता है। पानी के लिए है ये वैल्यूज। और देखो अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होगा, ये किसके लिए है? पानी के लिए। ठीक है, तो ये होता है, ये आप पहले पढ़े भी होंगे, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार सुन रहे होगे। ठीक है, पहले भी फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।